सभी को नमस्कार। यूपीएससी प्री 2020 4 अक्टूबर को पेपर हुआ। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल नेचर का पेपर था, लेकिन जो साइंस वाला पोर्शन था उसमें एज यूजुअल जैसे हमने सोचा भी था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जहाँ आपके नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चंस काफ़ी ऐसे देखे गए। तो चर्चा करते हैं हम यूपीएससी प्री का जो पेपर था उसमें जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनकी बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। कार्बन नैनो ट्यूब एप्लीकेशन से, नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से कार्बन नैनो ट्यूब पर क्वेश्चन बना। अक्सर ये हॉट एरिया रहता है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी रहती है, एप्लीकेशन बेस्ड। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी अप्रोच इस बार पेपर में देखी गई। कुछ स्टेटमेंट्स देना और उन स्टेटमेंट्स में से पूछना कि सही गलत क्या है। दैट मीन्स आपको सुपरफिशियली नहीं पढ़ना, जो भी टॉपिक है डिटेल नॉलेज पूछा गया है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहते हैं नैनो ट्यूब्स के रेफरेंस में कि इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों, दैट इज मेडिसिन और एंटीजन के वाहक वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, प्रयुक्त किया जा सकता है। दैट मीन्स ये जो एप्लीकेशन था, ये पहला वाला, ये ड्रग डिलीवरी को डिनोट कर रहा है। ड्रग डिलीवरी, इसमें बात की गई है ड्रग डिलीवरी की, और इसके लिए हम नैनो ट्यूब्स का प्रयोग करते हैं। ड्रग डिलीवरी में नैनो ट्यूब्स का यूज किया जाता है। टारगेट ऑर्गन तक किसी ड्रग को इंजेक्ट करना है, ये नैनो ट्यूब्स की हेल्प से कर सकते हैं। ये कार्बन नैनो ट्यूब्स बिल्कुल नैनो स्ट्रक्चर, बिल्कुल लंबी, लेकिन लेंथ तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी विड्थ बहुत कम। ये तो मैंने फिर भी बहुत लंबी, बहुत मोटी बना दी, ठीक है, बहुत मोटी, बिल्कुल आपके बाल से भी पतली। बट इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, कार्बन नैनो ट्यूब्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, स्टील से भी कई गुना मजबूत होती है, लेकिन फ्लेक्सिबल है, लेकिन बहुत ही पतली है। तो इनके भौतिक गुण, क्योंकि हम देखते भी हैं नैनो स्केल पर क्या होता है, जो भी मटेरियल है, पदार्थ है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी चेंजेस देखते हैं, और यहां पर भी देखने को मिला। ग्रेफाइट से इनका निर्माण करते हैं, ग्रेफाइट से निर्मित जापानी वैज्ञानिक सुमियो इजिमा, इन्होंने सबसे पहले इनका निर्माण किया, ये ग्रेफाइट से। अब आजकल ग्रेफीन वगैरह से भी, ग्रेफीन के फोल्ड कर कर ग्रेफीन से भी इनका यूज करते हैं। तो जो ट्रेडिशनली, प्रारूपिक रूप से जो हम बात करते हैं इन नैनो ट्यूब्स का, ड्रग डिलीवरी में इनका प्रयोग होता था, आज भी होता है। टारगेट ऑर्गन तक ड्रग डिलीवरी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। भाई इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, और चूंकि ये कार्बन से ही बनी हुई है, बायोडिग्रेडेबल होती है, और इनके बायोडिग्रेड होने से भी जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कोई भी ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए, मानव शरीर के लिए किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में इनको फोल्ड करके, ब्लड कैपिलरीज, बिल्कुल पतली पतली रक्त नलिकाएं। कई बार हो जाता है कि हमें वहां ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। ग्राफ्टिंग मतलब कोई दूसरा आर्टिफिशियल या किसी और रक्त नलिका को कई बार इंजेक्ट करना पड़ जाता है। सीएबीजी में यही करते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो ग्राफ्टिंग होती है, जो बाईपास सर्जरी नॉर्मल हम कहते हैं,
उसमें भी क्या करते हैं, हार्ट में क्या करते हैं, लेग्स से, पैरों से ब्लड वेसल लेकर उसको बाईपास कर देते हैं। तो ऐसा इन कार्बन नैनो ट्यूब्स की एप्लीकेशन पर एक दूसरा ये प्रयोग और है कि ऐसी ब्लड कैपिलरीज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बिकॉज ये इसका नेचर जो है मैंने बताया ना, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए कंपेटिबल है। अगला स्टेटमेंट है इनका जैव रासायनिक संवेदकों यानी बायोकेमिकल सेंसर्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और ये भी सही है, ये नैनो ट्यूब का CNT जो है, कार्बन नैनो ट्यूब्स, इनका प्रयोग बायोसेंसर के रूप में भी जैविक क्रियाओं के प्रति संवेदना या ऐसे कहें कि उनसे संबंधित कोई भी अलर्ट, इससे संबंधित कार्य भी ये सेंसर के रूप में करती है। बायोकेमिकल सेंसर्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल। देखो किससे बना हुआ ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या, कार्बन का अपर रूप, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और ये अपने इन जिन पदार्थ से बनी है कार्बन से, इनके कारण बायोडिग्रेडेबल होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बायोडिग्रेडेबल, दैट मीन्स कि जीव के शरीर में या अगर प्रकृति में इनको खुला छोड़ दिया जाए, कुछ समय बाद धीरे धीरे अपघटित होकर नष्ट हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। और अच्छी बात क्या है कि इनके डिकम्पोजिशन से भी कोई हार्मफुल बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई भी ऐसा हानिकारक सह उत्पाद नहीं बनता जिससे अगर ये डिकम्पोज हो भी जाए हमारी बॉडी में तो भी कोई नुकसान नहीं करेगी। तो डिकम्पोज होती है और प्लस डिकम्पोजिशन से कोई भी हानिकारक उत्पाद नहीं होता। ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो पूछा है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है। नैनो ट्यूब, और उसमें भी कार्बन नैनो ट्यूब की बात कर रहे हैं। CNT काफ़ी हॉट टॉपिक था, क्लासेस में चर्चा भी हुई थी इस पर। तो अब हमेशा ऐसा नहीं कि अगली बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, देखो, लेकिन देखें, आप जब तक UPSC के पैटर्न को समझते हो उससे UPSC एक कदम आगे चली जाती है। अब आप ये सोचेंगे इस बार जैसा पैटर्न आया वैसा अगली बार आए, या जैसा पिछली बार आया था वैसा इस बार आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बट एक बात हमेशा तय है, एक बात तय है, एप्लीकेशन बेस्ड। मैं पहले भी कहता, जनरल साइंस से क्वेश्चन न के बराबर है टेक्नोलॉजी बेस्ड। और टेक्नोलॉजी में भी जो रिसेंट एप्लीकेशंस हैं ये सभी अनुप्रयोग हैं कार्बन नैनो ट्यूब के। तो अगर आप CNT के एप्लीकेशंस जानते हो तो क्वेश्चन कर सकते थे। खैर आंसर क्या होगा इसका, 1, 2 और 3, ये डी ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अगेन एक ऐसा ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेतों में फसल पर पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, और थर्ड है DNA विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई वेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जाता है। देखो प्रयोग से, फिर एप्लीकेशन बेस्ड। ड्रोन सबको पता है आजकल, लेकिन उन ड्रोन्स का हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। ड्रोन का काफी जगह, इंडोर आउटडोर, चाहे तो हमारे बॉर्डर की विजिलेंस के लिए, बॉर्डर की निगरानी करने के लिए भी वहां पर ड्रोन्स का यूज करते हैं। अभी रिसेंटली ईरान में अटैक किया था, रिसेंटली क्या, थोड़ा टाइम ही हो गया, ईरान में अटैक किया था USA ने, तब भी ड्रोन से हमला किया था। काफ़ी बार, आजकल तो काफ़ी बार देखा जाता है ड्रोन से हमले किए जाते हैं, चाहे तो आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड नष्ट करने हो, चाहे तो किसी और पर्पज़ से। ड्रोन के हमले बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज एक अच्छी बात क्या है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV है, तो उसमें हमारे जो मानव संसाधन है या जो हमारे सैनिक हैं
उनको कोई खतरा नहीं, रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं, कहीं पर भी जाकर अपना कार्य कर सकते हैं, यानी मनुष्य नहीं है। तो अब मनुष्य नहीं है तो हमने क्या किया है, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव संसाधनों की एफर्ट्स लग रहे थे उनको रोक लिया, और इनका प्रयोग जैसे पहला है खेत में खड़ी फसल पर, जो खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, इसका प्रयोग करते हैं। भाई एक बिल्कुल जैसे हेक्साकॉप्टर के जैसी संरचना होती है, जैसे आजकल कई बार जैसे शादी ब्याह में हम वीडियोग्राफी में भी उसका यूज देखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पीड़कनाशी लोड करके उसको खेत में अलग अलग जगह पर थोड़ा सा हाइट से, ताकि इफेक्टिवली पूरे खेत में छिड़काव किया जा सकता है, करते हैं पीड़कनाशी छिड़काव में ड्रोन्स का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सक्रिय ज्वालामुखियों के मुख का निरीक्षण करना। मैंने कहा ना, जहां मानव संसाधन का जाना खतरे से युक्त है तो वहां पर हम ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी या ड्रोन या टोही विमान का प्रयोग करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, उनके पास भी जाना खतरे से खाली नहीं। ये तो मुख का निरीक्षण की बात कर रहे हैं। तो खैर यहां पर भी कुछ ऊंचाई से वीडियोग्राफी करते हुए उसकी सतह की इमेजेस लेकर अध्ययन किया जा सकता है, डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। यानी ये दो तो कईयों को पता भी होते हैं कि भाई इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। जो थर्ड स्टेटमेंट था वो थोड़ा सा नया था, बहुत ज्यादा नया भी नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्हेल मछली, अब देखो व्हेल मछली रिसेंटली हमने काफी बार देखा, ये एनवायरमेंट चेंज या जो पोल्यूशन के कारण कई बार हम देखते हैं बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां जो होती हैं वो किनारे पर पड़ी हुई मिली है। कहते हैं कि वो रास्ता भटक कर या किसी भी दूसरी वजह से ये किनारे पर आ गई। फिर देखते कई बार न्यूज़पेपर्स में हम देखते रहते हैं कि जो समुद्र के किनारे पर तट पर आ जाती, वापस उनको हैवी व्हीकल की सहायता से वापस उनको छोड़ा जाता, कहीं तो मर भी जाती। तो अक्सर ये व्हेल वाली परिघटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत हुई है। तो यहाँ पर व्हेल से एग्जैक्टली उस दुर्घटना पर क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन व्हेल के आसपास से क्वेश्चन पुट किया गया है। व्हेल क्या होती है, लगातार ऐसे नहीं है कि समुद्र के अंदर जाकर बार बार ऊपर आती है, सतह पर बार बार नहीं आती। सतह पर वो तभी आती है जब उसको गैसियस एक्सचेंज करना हो। जब हम देखते हैं भाई कि ब्लू व्हेल जो होती है, ब्लू व्हेल, ये पूरी ब्लू व्हेल, यहां पर बिल्कुल इसके शरीर की ऊपर वाली सतह पे नॉस्ट्रिल्स जैसी संरचना, जैसे हमारे नाक है ना, नाक के छिद्र है, वैसे यहाँ होल्स होते हैं जहां से ये तेजी से बहुत हाई स्पीड पर एयर को इजेक्ट करती है। जैसे हम सांस छोड़ते हैं, ये पानी को छोड़ती है, और इस गर्म वायु होती है, हॉट एयर होती है, इसकी बॉडी में काफी देर तक स्टोर रहती है। और जब ऐसे कह सकते हैं एक तरह से बिल्कुल लिमिट पर आ जाती है, लेवल पर आ जाती है, तब क्या करती है, ये सतह पर आकर उस वायु को निकाल देती है। स्पाउटिंग कहते हैं या उत्क्षेपण, यही होता है। कई बार होता है ये पता ही नहीं चलता। हिंदी में देखो, सीधी सी बात है, कई बार ऐसे हिंदी में इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं उत्क्षेपण, तो कभी कभी ऐसे में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ जाती है। खैर बता देता हूँ, उत्क्षेपण ये इस तरह से बहुत तेज गति से इस वायु को बाहर निकालती है, जिसमें हॉट एयर होती है। हॉट एयर की वजह से जो एयर ड्रॉपलेट्स होती है वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, वाष्प में बदल जाती है, और इसके श्वसन के दौरान कई बार फोर्सफुली जब एयर इजेक्ट होती है तो उसमें कुछ सेल्स, कुछ ब्लड सेल्स या कुछ उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सेल्स होती है वो भी उस एयर में होती है। उनको कलेक्ट करके इनके डीएनए का एग्जामिनेशन किया जाता है, डीएनए को चेक किया जाता है, डीएनए के नमूने इकट्ठे कर लेते हैं। सैंपल कलेक्शन में भी ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ खुद सोचें, मनुष्य का यहाँ जाना फिजिबल नहीं है, अगर कोई जाएगा भी तो वो मनुष्य इतना फोर्स से निकलता है कि मनुष्य को भी डैमेज हो सकता है।
तो कुछ ऊंचाई पर उड़ता हुआ, यहाँ पर जो ड्रोन होगा ये कुछ ऊंचाई पर उड़ता हुआ हेक्साकॉप्टर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। हेक्साकॉप्टर बिल्कुल छोटे से, ये छोटी सी साइज के उड़ते हुए इन जो सैंपल्स होते हैं इनको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर बाद में उनका एनालिसिस करेंगे, डीएनए एनालिसिस करेंगे, ब्रीथ गैसेस का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे व्हेल के अंदर कोई भी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, उनके बिहेवियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर कोई भी कंडीशन है उसको चेक किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें ये पूछा है कि भाई सफलतापूर्वक ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां, तीनों गतिविधियां हैं, तो ऐसा ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है एक, ये डी वाला, जिसमें 1, 2 और 3, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी, तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? अब ध्यान देना, ये जो प्रयोग था गुरुत्वीय तरंगों, ग्रेविटेशनल वेव्स, गुरुत्वीय तरंगों, ग्रेविटेशनल वेव से संबंधित ग्रेविटेशनल वेव्स को रिकॉर्ड करने, ग्रेविटेशनल वेव्स, गुरुत्वीय तरंगों के अध्ययन से संबंधित जो पृथ्वी की सतह पर ऐसी ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई, नाम था उनका लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ये लीगो। इस लीगो का ही एक इंडियन सेगमेंट जिसे इंडिगो के नाम से जाना जाता है, इंडिगो की भी स्थापना की गई भारत में। ये ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी जो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी पर बनाई गई, ये लंबी भुजा थी जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती थी और उनमें वाकई में गुरुत्वीय तरंगों को देखा गया। जो टाइम स्पेस में जो गणनाएं करना, रिपेल्स, ऐसी तरंगे उत्पन्न होना, उनको देखा गया लीगो प्रोजेक्ट में। और रिसेंटली तो क्या 2015 में ये प्लान किया गया कि अंतरिक्ष में ऐसी ऑब्जर्वेटरी, ये तो अभी पृथ्वी पर थी, अब हमें अंतरिक्ष में ऐसा इंटरफेरोमीटर लगाना था जो कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स केवल पृथ्वी की सतह पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जनरेट हो रही है, तो वहां पर उन स्पेस के अंदर उन ग्रेविटेशनल वेव्स के ऑब्जर्वेशन के लिए ये ऐसा एक प्लान बनाया गया कि इस तरह की ऑब्जर्वेटरी स्पेस में होनी चाहिए। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर ये प्लान बनाया, और जिसके तहत भाई टेस्टिंग होती है ना, परीक्षण के तौर पर भी ऐसी फ्लाइट उड़ाते हैं, परीक्षण के तौर पर उसे लिसा पाथफाइंडर के नाम से 2015 में लॉन्च किया गया। ये परीक्षण था। अब कई जने यहां पर इन दो में कंफ्यूज हुए, लिसा पाथफाइंडर और इवॉल्व्ड लिसा में। भाई लिसा पाथफाइंडर ये हो चुका है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये काम में लाएगा, ऐसा कर रही होंगी, यानी फ्यूचर में। पाथफाइंडर तो एक तरह से ऐसा मान लो इसका टीडी था, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, जिसकी सहायता से हमने ये देखा कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। एक तरह से परीक्षण किया गया, टेस्टिंग की गई। लेकिन वाकई में जब ये जाएगा, इसमें लिटरली ऐसा ही होगा कि ये त्रिभुज की 3 भुजाओं पर, यहां पर अलग अलग, यहां पर इनके 3 भुजाओं पर ये ऑब्जर्वेटरीज को होल्ड करने वाले यान होंगे, एक समबाहु त्रिभुज। इस जो ट्रायंगल की बिल्कुल कॉर्नर पर ये इस तरह से एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड तो नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे।
एक तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन करने के लिए ऐसी जो सेटअप बनाया गया ई लीसा के नाम से, यहां पर पूरा नाम लिख दिया, इवॉल्व लीसा स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ये तो ग्रेविटेशनल वेव्स से संबंधित ये इवॉल्व लीसा के तहत हम तो क्या, नासा और ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दोनों का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और रिसेंटली देखो, अब बात ये आती है कि ऐसा क्वेश्चन पूछने का क्या रीज़न रहा होगा, पॉसिबली रीज़न, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स लगातार चर्चा में रही थी। इंडिया में भी इसका, मैंने कहा ना, इंडिगो प्रोजेक्ट, यहाँ पर भी हमारे इंडिया में भी इस पे ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लगाई गई। और 2017 में ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्ट करने का ही नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो काफ़ी चर्चा में रहा था ग्रेविटेशनल वेव्स। खैर, यहाँ पर आंसर क्या होगा, इवॉल्व्ड लीसा, ई लीसा, आंसर हो जाएगा डी। फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, देखें क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु, एग और स्पर्म उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल में ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जिनमें क्या होता है, मेल में टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होता है और फीमेल में ओवरीज में एग प्रोडक्शन होता है। अब ये एग और स्पर्म जो बनाने वाली सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया वगैरह, इनमें कुछ हम चेंजेस कर सकें, जेनेटिकल चेंजेस, यानी उनके डीएनए में कुछ चेंज कर दें, जिससे क्या हो, जो बच्चे होंगे, बिकॉज बच्चे कैसे होते हैं, स्पर्म बोले तो शुक्राणु और एग, इस अंडाणु के मिलने से। अब ये बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, इनकी जो प्रीकर्सर या पूर्ववर्ती सेल्स जो होती है, कोशिकाएं, उनमें हम कोई जेनेटिक चेंजेस करके बच्चों में अलग क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं। पॉसिबल है, ऐसा होता है। हालांकि इसमें काफ़ी, मैंने बताया जैसे कि काफ़ी इसमें हर्डल्स होते हैं। जो हम डिज़ायरेबल चेंजेस चाहते हैं, उसके होने की संभावना कई बार बहुत कम होती है। बहुत हाईली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल होता है। जो जीन थेरेपी अभी बहुत कॉमन नहीं है, बट आने वाले टाइम में जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी जीन थेरेपी, जिसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर को भी करेक्ट कर पाएंगे, वो इससे संभव हो पाएगा। दैट मीन्स ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। आगे पूछा है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में। अब जैसे यही अभी यहाँ पहला स्टेटमेंट तो इनको मिलने से पहले ही करेक्ट कर दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, ये दोनों मिल गए, दोनों जब मिलते हैं, इन दोनों के मिलने से निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन, और जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो पहली जो स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित, एडिट किया जा सकता है। यानी अभी देखो, ये जाइगोट जो होता है, कई बार इस जाइगोट को ह्यूमन बॉडी से बाहर आईवीएफ में करते हैं। आईवीएफ में क्या करते हैं, ये एग और ये स्पर्म को फीमेल की बॉडी के बाहर यानी टेस्ट ट्यूब में मिला दिया। अब उसमें देखते हैं कई सेल डिवीजन होते हैं, 8 सेल स्ट्रक्चर, 16 सेल स्ट्रक्चर जो बनती है, उसे क्या करते हैं, जो फीमेल होती है उसके गर्भाशय यूट्रस में डालते हैं, और अब वो 9 महीने के बाद वो एक स्वस्थ बच्चे के रूप में जन्म लेता है।
लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होता है यूटरस में, इन दोनों के बीच का ये जो टाइम होता है, इसमें हम उसके जीनोम या डीएनए जीन में एडिटिंग कर सकते हैं। भाई जो पहले एडिटिंग की अब बाद में अभी भी एडिटिंग कर सकते हो, ताकि बिकॉज उसी स्टेज पर जब हम एडिटिंग कर देंगे तो जब सेल डिवीजन होगा, इसमें नई सेल बनेंगी, तो नई सेल में भी करेक्टेड डीएनए ही आएगा, फॉल्टी डीएनए नहीं आएगा। दैट मीन्स ये भी पॉसिबल है, एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग की जा सकती है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ बार बार, बहुत हाईली टेक्निकली एफिशिएंसी चाहिए होती है, इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होती है। आप तो ये देखिए, एडिटिंग की तो बात छोड़िए, आईवीएफ सक्सेस रेट भी बहुत कम होता है। एक नॉर्मल स्पर्म और नॉर्मल एग को फ्यूज़ करके एम्ब्रियो बनाना और सक्सेसफुली फीमेल में ट्रांसफ़र करना बहुत कम सक्सेस रेट होती है। तो एडिटिंग करना वो भी हम जो डिज़ायर्ड, हालांकि अभी कम चांसेस रहते हैं, अभी सक्सेस रेट बहुत कम है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम और टेक्नोलॉजिकली हम साउंड होंगे, तब हम और ज़्यादा इसमें कई डिज़ायरेबल ट्रेड्स या डिज़ायरेबल जो क्वालिटीज़ हैं वो हम डेवलप कर पाएंगे। थर्ड क्या है? मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम सेल्स, स्टेम कोशिकाओं, प्लूरिपोटेंट सेल्स, जो स्टेम सेल्स है, एक शुकर बोले तो सुअर, पिग, सुअर या पिग के भ्रूण में अंतर्वेशित इंजेक्ट किया जा सकता है। ऐसा बार बार देखा भी गया है। ऐसा कब देखा गया बताऊं? रिसेंटली ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें क्या किया कि सुअर, पिग की बॉडी में ह्यूमन सेल्स को इंजेक्ट किया, स्टेम सेल्स को, और देखा गया कि रिजल्ट क्या आता है। काफी हद तक सक्सेसफुल था, कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं था। यानी ये प्लूरिपोटेंट सेल्स क्या होती हैं, किसी भी दूसरे ऑर्गन में डेवलप हो सकती है। और ऐसा हमने किया, ऐसा प्रैक्टिकली किया गया। लेकिन जो सुअर के बच्चे हुए थे जिनमें हमने ये सेल्स डाली थी, उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया। हालांकि कुछ ऑर्गन समय मिले ऐसे, यानी इनिशियल स्टेज पे सक्सेसफुल भी हुआ, और ऐसा कर सकते हैं। बट मैंने कहा ना, अभी ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहते हैं, डाउटफुल रहती है कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो इसमें खैर ये थर्ड ऑप्शन भी सही है, इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर यहां पर देखें, तीनों ही कथन सही है। ये पूछा है कि कौन सा सही है या कौन सा सही है, आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। तो हमने देखा आंसर क्या गया, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, कई बार क्या होता है, कॉन्जुगेट वैक्सीन में हम 2-3 अलग अलग जो डिजीज होती हैं उनसे संबंधित या उनकी एक ही वैक्सीन में उनको कॉन्जुगेट करके मिक्स करके डोज दी जाती है। अलग अलग ट्राईवेलेंट, पेंटावेलेंट, बाईवेलेंट, अलग अलग ऐसी वैक्सीन्स होती हैं। तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है, ये पूछा है। देखें स्टेटमेंट, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हमने देखा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया है। तो इसमें हम बात करें कि देखते हैं कि ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिका शोथ, सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि तानिका शोथ यानी न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोनिया और तानिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध भी प्रभावी है। दोनों के विरुद्ध, मैंने कहा जैसे कॉन्जुगेट वैक्सीन का यही फायदा होता है, केवल एक पर्टिकुलर एक डिजीज के खिलाफ नहीं, बल्कि जैसे तानिका शोथ या सेप्सिस जैसे कई बार ऐसे हो जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, इनमें हम कई बार देखते हैं कि बच्चे में लंग्स में इन्फेक्शन होना वगैरह, इस तरह के कई घातक लक्षण देखे जाते हैं। तो ये कॉन्जुगेट वैक्सीन इन सभी के लिए इफेक्टिव है। ठीक है, सभी के लिए इफेक्टिव है, इफेक्टिव फॉर ऑल। आगे देखते हैं, उन प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है।
कई बार क्या होता है कि जो वायरस या बैक्टीरिया में हम एक चीज देखते हैं अक्सर, उनमें ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, औषधि के खिलाफ, दवाई के खिलाफ प्रतिरोधक गुण विकसित हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, ऐसे में उस बैक्टीरिया पर हम कोई एंटीबायोटिक ले भी रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक असर नहीं करती। तो ऐसे में ये वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने वैक्सीन ले ली तो इन्फेक्शन नहीं होगा, और इन्फेक्शन नहीं होगा तो फिर हम किसी मेडिसिन पर डिपेंड ही नहीं रहेंगे। औषधि पर निर्भरता कम करती है। ये सेकंड भी इसका महत्व हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि इस वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है। भाई इसका कोई गौण प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसी वैक्सीन्स जिनमें पहले ऐसा कोई रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन देखी गई है, ऐसे व्यक्तियों को ये दवाइयाँ नहीं दी जाती, ऐसी वैक्सीन्स नहीं दी जाती। बिकॉज एलर्जिक रिएक्शन की वजह से कई बार हमारा इम्यून सिस्टम जो वैक्सीन दी है उसी के अगेंस्ट वह क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन शो करता है। ऐसे में यह वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रह जाती है। तो देखते हैं, पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। ये तीसरा ध्यान रखना पूछा है कि प्रत्युर्जिता संबंधी अभिक्रिया एलर्जिक रिएक्शन करती है, तो ध्यान रखना कि ये साइड इफेक्ट दर्शाती है और ये एलर्जी संबंधी अभिक्रिया यानी एलर्जिक रिएक्शन भी दर्शाती है। यहां पर बोला है कि इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जिता यानी एलर्जिक रिएक्शन दर्शाती, ऐसा कुछ होता नहीं है। रिएक्शन दर्शा सकती है, एलर्जिक रिएक्शन दर्शाती है, यानी तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है। तो आंसर ये क्या हो जाएगा, आंसर की बात करें ये ऑप्शन बी, आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी केवल 1 और 2 नंबर जो स्टेटमेंट है वो ही सही है, केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध टर्मिनोलॉजी ये जो है किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल ऑनलाइन जो ट्रांसफर होना, लेन देन होना, हमारा कोई ऑनलाइन अकाउंट को ऑपरेट करना, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ये डिजिटल की जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसे डिजिटल लेन देन वगैरह की सुरक्षा के लिए ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म यूज की जाती है। पूछा यही कि किसके प्रसंग में, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, केवल इतना पूछा था आपसे कि किसके रिलेशन में इस टर्म का यूज करते हैं। देखते हैं ऑप्शन, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, एग्जैक्टली सही कौन सा है आंसर, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड या जो हमारे ऑनलाइन दस्तावेज है, डेटा लीक वगैरह, उनको सुरक्षित करने से संबंधित ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी सुरक्षा उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन था, इसमें टैग की बात नहीं थी। यहां आपसे एनिमल और प्लांट स्ट्रक्चर का बिल्कुल बेसिक नॉलेज पूछा। जैसे हम बात करते हैं प्लांट सेल में, तो सबसे आउटर होती है ये सेल वॉल होती है। इस सेल वॉल के अंदर की तरफ हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है। ये सबसे आउटर क्या हो गई, सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और इसके अंदर की तरफ हम देखते हैं ये सेल मेम्ब्रेन। बाकी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह, सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह अंदर है, ये सेल मेम्ब्रेन।
कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अगर यही बात करूं मैं एनिमल सेल के लिए, तो एनिमल सेल में देखना केवल ये एनिमल सेल, इसमें केवल ये सेल मेम्ब्रेन है, कोई सेल वॉल नहीं है। ये सेल वॉल प्लांट्स के अलावा हम बैक्टीरिया में भी देखते हैं, फंजाई में भी देखते हैं, बट यहाँ पर चलो बोला है कि हमें प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस देखना है। ठीक है, देखते हैं। पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्तियां होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। देख लो, ये सेल वॉल कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। केवल और केवल किस में है? ये प्लांट सेल में है। एनिमल सेल में ये हरी वाली कोशिका भित्ति नहीं है। यानी ये पहला स्टेटमेंट तो क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये दोनों में पाई जाती है। एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया भाई, पौधों में प्राणी कोशिकाओं में होती है और ये बोल दिया पादप कोशिकाओं में नहीं होती, ये चीज गलत हो गई। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। परिपक्व पादप कोशिका मैच्योर प्लांट सेल में एक बृहत रसधानी वैक्यूल, लार्ज साइज की वैक्यूल होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानियां होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी वैक्यूल, लार्ज साइज्ड वैक्यूल होती है, इतनी लार्ज कि ये न्यूक्लियस जो सेंटर में से इसको डिस्प्लेस कर देती है, न्यूक्लियस इधर आ जाता है। जबकि एनिमल सेल में हम देखते हैं ये न्यूक्लियस सेंटर में, और ये वैक्यूल्स जो होती है छोटी छोटी इस साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में डिस्पर्स्ड होती है, फैली हुई रहती है। यानी थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो पूछा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, यानी इनमें से सही कौन सा है, अंतर कौन से सही है। पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। देखें ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? केवल 1 और 3 सही है, ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है सी। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारण कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? बेंजीन, एरोमेटिक यौगिकों की बात करो और बेंजीन की बात ना करो, कुछ अधूरा अधूरा लगता है। बेंजीन C6H6 एरोमेटिक कंपाउंड, हालांकि पर्यावरण से जोड़कर इसे पूछा गया है। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड विशेष गुण दर्शाते हैं, रेजोनेंस वगैरह इसमें देखते हैं। इस बेंजीन के कई सब्स्टिट्यूट रिएक्शन वगैरह से कई कंपाउंड बन जाते हैं, जैसे फिनॉल हुआ, नाइट्रोबेंजीन हुआ, टोलुइन हुआ। ठीक है, कई इसके प्रोडक्ट बनते हैं, ये बेंजीन होता है। बेंजीन में देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, एग्जैक्टली ये क्या है? ये स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये इस तरह से C6H6 फॉर्मूला भी हो गया, ये C6 और H6। तो ये हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी। ये बेंजीन एरोमेटिक है, वॉलेटाइल होता है। ठीक है, और नॉर्मली ध्यान रखना बेंजीन कार्सिनोजेनिक होता है। लॉन्ग टर्म ये डिपेंड करता है हम कितने समय तक इसके कांटेक्ट में रहते हैं। ये बेंजीन जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल, जिसे हम रिफाइनरी में रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ईथर, ग्रीस, ऑयल वगैरह सब बनाते हैं, उसी में से ये बेंजीन भी उसी में से मिलता है। हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री वगैरह में कई जगह इसका प्रयोग करते हैं बेंजीन का।
लैबोरेटरीज वगैरह में भी यूज़ करते हैं, कई दूसरे मैंने कहता है ना ऐसे प्रोडक्ट वगैरह बनाने में ये बेंजीन का यूज़ करते हैं। अब ये बेंजीन जो है प्रदूषण कारक तो है ही, मैंने कहा ना स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव है, प्रदूषण तो है ही, ठीक है। अब ये चूंकि ध्यान रखना क्रूड ऑयल से निकला है, तो इसके कुछ अंश हम जो अन्य उत्पाद होते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, बेंजीन, कैरोसिन वगैरह, उनके साथ भी इसके कुछ अंश देखते हैं। पूछा है कि ये बेंजीन उत्पन्न का प्रदूषण उत्पन्न करने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। देखें, स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल्स द्वारा निष्कासित पदार्थ, उनमें जो फ्यूल यूज करते हैं उसमें ट्रेसेस में सूक्ष्म मात्रा में बेंजीन रहता है, सूक्ष्म मात्रा में लेकिन रहता है। तंबाकू का धुआं, भाई तंबाकू एल्कलॉइड, तंबाकू में काफ़ी सारे एल्कलॉइड बर्निंग होती है, तो उनमें भी ये ऐसे एरोमेटिक पदार्थ बनते हैं। और मैंने कहा ना एरोमेटिक्स की बात करो और बेंजीन नहीं आए, पॉसिबल नहीं। तंबाकू के धुएं में, बर्निंग में भी ये बेंजीन ट्रेसेस में पाया जाता है। लकड़ी का जलना, भाई लकड़ी भी क्या है, एक तरह से जैविक पदार्थ ही था, उसकी भी जब बर्निंग होती है तो उसमें भी कम मात्रा में ही सही, लेकिन ट्रेसेस में ये बेंजीन कार्बनिक यौगिक है, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें भी ये पाया जाता है। रोगन किए गए यानी जो कलर में पॉलिश वगैरह करते हैं, लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, वो जो कई बार हम देखते हैं कि कई विशेष कलर वगैरह से कई बार इस तरह से कलर करते हैं, पॉलिश वगैरह करते हैं, तो कई जने फील करते हैं आइज में इरिटेशन हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि उनसे वाष्पित होकर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये बेंजीन भी होता है। ये भी सही है। अगला ऑप्शन है पॉलीयूरीथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। भाई पॉलीयूरीथेन के उत्पादों में भी हम ये बेंजीन का प्रदूषण देखते हैं। तो यहां पर पूछा यही है कि भाई किन किन में ये बेंजीन का प्रदूषण पाया जाता है, सभी में है इनमें। तो आंसर ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, जिसमें पांचों ऑप्शन आ जाए, 1 2 3 4 5 ऐसा है, ये डी वाला ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी हो जाएंगे। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किसके लिए होता है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, कई बार हम देखते हैं कि फीमेल्स में हम बात करें, एग जो होता है, एग, ये लीजिए एग, इसका ये न्यूक्लियस, और इस एग में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसका फर्टिलाइजेशन करता है स्पर्म, शुक्राणु की बात करते हैं। ये शुक्राणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो इसके टेल और कॉलर वाले पार्ट में यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो स्पर्म का केवल जो ये हेड वाला पार्ट होता है ये ही अंदर जाता है, और यहां पर जो न्यूक्लियस होता है ये इस एग के न्यूक्लियस से मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन होकर संतान उत्पन्न होती है। अगर अब इसमें एक बात कहूं, मैं आपसे पूछूं, क्या फादर का माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे को मिलेगा क्या? भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये बच्चा होगा, बच्चे में माइटोकॉन्ड्रिया किसका गया ये देखो। फादर का माइटोकॉन्ड्रिया तो ये बाहर ही रह गया था, टेल वाले पार्ट में, कॉलर वाले पार्ट में, जबकि हेड वाले पार्ट में एक भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया ये मदर के एग वाला माइटोकॉन्ड्रिया ही काम में आता है। अब ऐसे में अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी डिफेक्ट है तो बच्चे में डिफेक्ट आएगा ही आएगा। और ऐसे माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन से संबंधित रोग हम देखते हैं, ले सिंड्रोम, ली सिंड्रोम देखते हैं। ये ली सिंड्रोम माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन की वजह से कई बार बच्चे पैदा होने के कुछ टाइम बाद मर जाते हैं, क्योंकि बिकॉज
मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिफेक्ट आ गया, डीएनए होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया में। मेन डीएनए जो होता है वो तो न्यूक्लियस में होता है, वो हमें पता है न्यूक्लियस में होता है, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए भी होता है, और उस डीएनए में थोड़ा भी चेंज आ गया, ये बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कैसे करें ठीक? मदर का केवल माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, बाकी सब तो सब सही है, पिता की तरफ से सब रेडी था, बस मां का माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? खराब था। तो क्या करें? इलाज है 3 पेरेंट टेक्निक जिसे कहते हैं, जिसमें ये एक डोनर फीमेल जो थी, डोनर फीमेल, उसका एग लिया। ये जो ओरिजिनल मदर थी, इसके एग में से केवल किसको निकाल लिया? न्यूक्लियस को निकाल लिया। और इस जो डोनर फीमेल थी, इसके एग का जो ये न्यूक्लियस था, इसको बाहर कर दिया। बाहर करने से क्या होगा? अब ये एग ऐसा हो गया जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया जरूर है। अब हम ये जो ओरिजिनल मदर थी, इसके न्यूक्लियस को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। क्या बोला है? प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। एक्चुअली निषेचन, फर्टिलाइजेशन होने से जस्ट पहले ये जो इनके न्यूक्लियस होते हैं स्पर्म और एग के, क्या कहलाते हैं? प्रो न्यूक्लियस कहलाते हैं। तो हमने ये प्रो न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिया। अब ये हाइब्रिड एग, जिसमें जो डोनर स्त्री थी उसका केवल एग लिया और उसका माइटोकॉन्ड्रिया लिया, इसके जो ओरिजिनल मदर थी इसका केवल हमने न्यूक्लियस लेकर ट्रांसफर कर दिया। और अब ये फीमेल के ये जो हाइब्रिड एग बना है, इसमें ये शुक्राणु भी डाल देते हैं, शुक्राणु का न्यूक्लियस डाल देते हैं, और ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, नया बच्चा हो जाएगा। कितने पेरेंट हुए? एक तो ओरिजिनल फादर, ओरिजिनल मदर, और ये डोनर फीमेल। 3 पेरेंट टेक्निक किसमें प्रयुक्त करते हैं? ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से संबंधित ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए। क्या है ऑप्शन? देखें, इन विट्रो अंड निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, केवल आईवीएफ है ये तो, ठीक है। शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवांशिक रूपांतरण, वो हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था, वो जीनोम एडिटिंग है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस, केवल एक न्यूक्लियस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूण में विकास, भाई ये तो प्लूरिपोटेंट सेल का वो तो गुण है, इसमें कहीं पर भी न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात कहीं नहीं आई, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है? संतान में सूत्रकणिका, भाई ये सूत्रकणिका इतना शुद्ध हिंदी दे देते, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका का ही, सूत्रकणिका को ही ये माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो बच्चों में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को रोकने के लिए हम कहते हैं 3 पेरेंट टेक्निक, जिसमें हमने डोनर का एग ले लिया, न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिया, फर्टिलाइजेशन कर दिया। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग था, या ये जो भ्रूण बनेगा, जाइगोट बनेगा, इसको इस ओरिजिनल मदर के गर्भाशय में, यूट्रस में डाल देते हैं, 9 महीने में बच्चा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये ए को इधर सही मत मान लेना, ठीक है, ये मैंने आपको उसके लिए बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है? विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए क्वेश्चन आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन की बात की, कहां कहां यूज हो सकता है, ठीक है। पहला क्या है? औद्योगिक इकाइयों में विद्युत खपत कम करना। भाई हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्मार्ट होम, तो स्मार्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी क्यों नहीं हो सकती? स्मार्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स दैट मीन्स वहां पर ऑटोमेशन है। जब रिक्वायरमेंट होगी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही बिजली की खपत होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही तो है। जब कहीं आवश्यकता नहीं हो तो ऐसे में विद्युत उपकरण ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही तो है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मैंने बताया ना, स्मार्ट होम में भी हम ऐसे करते हैं। मान लिया कहीं कहीं हम बाहर चले गए, हमें पता चला कि यार
शायद मैं कमरे की लाइट खुली छोड़ के आ गया, चालू छोड़ के आ गया, तब ऐसे में क्या कर सकते हैं, वापस घर जाने की जरूरत नहीं। आपके मोबाइल में ऐप से आप उस लाइट को बंद कर सकते हो। ये है स्मार्ट होम। और ऐसा ही जब एप्लीकेशन हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स में देखते हैं, एग्जैक्टली जहां पर जब जरूरत हो तभी विद्युत की खपत होना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, ये भी करते हैं। कैसे? देखो, आपके पास जैसे एप्पल का मोबाइल हो या सैमसंग के भी अच्छे वाले मोबाइल हो, बिक्सबी होती है, बिक्सबी सॉफ्टवेयर होता है इसमें सैमसंग में, और एप्पल में हम देखते हैं सिरी। तो उनको बस आप जस्ट अपना वॉइस कमांड दीजिए, क्या कि मुझे कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाओ, वो आपके सामने कहोगे जैसी स्टोरी लाकर सुनाएगा। हॉरर कहोगे तो हॉरर। मेरे मोबाइल में भी मैं कई बार ऐसे करता हूं, अभी यहाँ वीडियो में दिखा नहीं सकता, तो कई बार ऐसे कमांड देता हूं, वॉइस कमांड, और उसके अकॉर्डिंग वो मेरे को ऐसा सर्च रिजल्ट दे देता है। तो इस तरह से चाहे तो आप अगर गाने सुनने तो गाने के लिए भी कर सकते हो, उसमें भी तो गाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप तो बस वॉइस कमांड, आपका वॉइस कमांड रिकॉग्नाइज करके वो तुरंत वैसे रिजल्ट ला देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोगों का निदान, डायग्नोसिस। इवन आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा हेल्थ इक्विपमेंट्स में इनका प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डायग्नोस कर सकते हैं रोगों को। किसकी सहायता से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्स्ट से स्पीच या टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन, गूगल जो आपके ट्रांसलेटर होता है, बोलते हैं, वॉइस कमांड लेता है और उसके अकॉर्डिंग टाइप कर सकता है। आप तो बोलो या आप कुछ भी लिखते हो तो वो उसको आवाज में भी कन्वर्ट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इंटरनेट और जो ऐसी स्मार्ट डिवाइसेस की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, ऐसा एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसमें हम क्या देखते हैं आजकल, ये सभी आजकल क्यों कह रहा हूं, सब लेटेस्ट एप्लीकेशंस ही है। ऐसे मोबाइल चार्जर आ गए जिसमें एक पैड होता है, उस पैड पर आप रख दो अपने मोबाइल को, पिन डालने की जरूरत नहीं है, केवल उस प्लेट पर रख दो अपने मोबाइल को, मोबाइल चार्ज हो जाएगा बिना किसी वायर के। विदाउट वायर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन हो रहा है। आजकल तो गाड़ियों में भी क्या होता है, जहां पर अपन मोबाइल वगैरह प्लेस करते हैं, रखते हैं, थोड़ा सा अच्छी गाड़ियों में आता है ये, वहां पर आपको मोबाइल के कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पिन लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो वो एक पैड सा दे रखा है, उस पर रख दो, वहां पर रखते ही मोबाइल चार्ज हो जाता है। हाँ, वो नीचे अलग बात है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं ऐसी, बट वायर का यूज कहीं नहीं किया। ये सभी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस हैं, यानी ये बेतार संचरण भी होता है। तो ये सारी परिघटनाएं हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होती है। तो क्या आता है आंसर देखें, 1 2 3 4 5 सभी क्या है सही है, पूछा है कि सही उत्तर चुनिए, तो केवल 1 2 3 5 1 3 4 1 2 4 5 1 2 3 4 5 सभी आंसर सही हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य प्रकाश संचार, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, लाइट की सहायता से कम्युनिकेशन, तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण दे देता हूं, लाइट फाइडेलिटी, फ्यूचर का, या अभी भी कई जगह ये फाइडेलिटी, आने वाले टाइम में भाई कम समय में लेकिन ज्यादा हाई स्पीड पर डाटा ट्रांसमिशन करना, सिक्योर कनेक्शन। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंटरनेट में? सिक्योर कनेक्शन नहीं मिल पाता। पब्लिक वाईफाई का यूज करते हो, वहां पर आपके अकाउंट्स हैक होने का खतरा रहता है, लेकिन ये वाईफाई की सहायता से एक बंद कमरे में
केवल एक एलईडी लाइट की सहायता से ट्रांसमिशन होगा, वो सूचनाओं का संचरण होगा, इंटरनेट चलेगा। बट लेकिन जहाँ तक वो लाइट जाएगी यानी कमरे की चार दीवारी में ही वो हाई स्पीड इंटरनेट चलेगा। हाँ, अगर बाहर ले जाना तो वहाँ पर उतना लाइट भी जाना चाहिए, जहाँ जहाँ लाइट जाएगी वहाँ वहाँ ये डेटा ट्रांसमिशन भी होगा। तो इस VLC के बारे में एप्लीकेशन मैंने बताई ये लाइफाई, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा क्या कि VLC 375 375 से 780 नैनोमीटर। भाई एक नॉर्मल अगर अपन इनकी वेवलेंथ की बात करें तो 375 से 980 नैनोमीटर या 3750 यानी 3750 से 9800, ये 7800 सॉरी 7800 एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं। नैनोमीटर दिया, चलो अपन नैनोमीटर पे बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्यों का प्रयोग करती है। भाई विजिबल लाइट की जो ये रेंज होती है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ इस सीमा में, इस परास में, रेंज में होती है, और इसी वेवलेंथ का प्रयोग करते हैं क्योंकि विजिबल लाइट का प्रयोग कर रहे हैं। तो आंसर पहला ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, VLC को दीर्घ परासी यानी लॉन्ग रेंज वाली, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई रेंज वाली प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता। नहीं, ज्यादा रेंज नहीं होती, मैंने कहा ना, जहां जहां तक वह लाइट जाएगी वहीं तक हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी ये लॉन्ग रेंज वाला ये चीज गलत हो गई भाई। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। भाई लाइट के साथ जब ये ट्रांसमिशन होता है बहुत अल्ट्रा हाई स्पीड पर ट्रांसमिशन होता है। ब्लूटूथ में तो फिर भी आपकी फाइल्स को आने में टाइम लगता है, इसमें रैपिडली कुछ ही सेकंड्स में ये कम्युनिकेट करता है, यानी ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। अगला है कि VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। एग्जैक्टली ये जो लैग वगैरह होना, कोई भी गैप आना, डिले होना, डिवाइस को जुड़ने में दिक्कत होना, ये सभी ऐसे लैग्स, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम VLC में नहीं होती। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पूछा है कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए कि कौन कौन से कथन सही है। सही कथन कौन से, 1, 3 और 4, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या भाई कोई? ये सी दिख रहा है ना, 1, 3 और 4। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी टाइम से, पहले भी हम यूपीएससी में प्री में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन देख चुके हैं, इस बार फिर आया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखें क्या है। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। भाई चेन होती है जिसमें ऑनलाइन लेजर के रूप में, जैसे एक तरह से खाता वही जो हम ऑफलाइन मेंटेन करते थे, ये एक तरह से ऑनलाइन लेजर है जिसमें लोग अपने जो भी डेटा है, जो भी अपने ट्रांजैक्शन है वगैरह, इनको वहां पर सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है, यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डाटा केवल क्रिप्टो करेंसी, हाँ क्रिप्टो करेंसी में इसका प्रयोग करते हैं। ये जो बिटकॉइन वगैरह जो वर्चुअल जो आभासी मुद्रा होती है, इनके मैनेजमेंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो केवल जोड़ दिया ना, ये गलत कर दिया भाई। ये ऑनलाइन जो डेटा प्रोसेसिंग है, ये हम दूसरे फील्ड में भी कर सकते हैं, हेल्थ केयर में भी कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम में भी कर सकते हैं। केवल क्रिप्टो करेंसी बोलकर गलत कर दिया, यानी ये दूसरा स्टेटमेंट इस केवल की वजह से गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या है, ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों के पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। यहां पर कईयों को प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली क्या है कि वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी हम ऐसे डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनके केवल हम यूज कर सके कि ये भाई एक पेटेंट वाली बात आ गई। भाई पेटेंट क्या होता है कि किसी भी चीज का केवल मैं यूज करूं मेरे लिए,
ये चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है। यानी यहां पर जो कहा है कि ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है, सही बात है, क्योंकि यहां पेटेंट वाली चीज अभी यहां पर लागू नहीं होती है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो पूछा है कि कौन कौन से सही है इसके बारे में, तो सही कौन सा, 1 और 3, आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसमें से 14 जो है इस IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के देख रेख में कार्य कर रहे हैं। कारण है कि भारत को जो बाहर से यूरेनियम मिलता है, भाई एटॉमिक रिएक्टर्स में फ्यूल क्या है, यूरेनियम है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इस यूरेनियम को भारत जब बाहर से इंपोर्ट करता है तो दूसरे देशों को खतरा है कि कहीं इस यूरेनियम का प्रयोग कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने में तो नहीं कर रहे। इसलिए जितना यूरेनियम आ रहा है बाहर से, कौन कौन से रिएक्टर में कहाँ कहाँ कितना कंज्यूम हो रहा है, ये सभी मॉनिटरिंग करता है IAEA। जैसे भारत अभी रिसेंटली बात करें रशिया, कजाकिस्तान, कनाडा वगैरह से यूरेनियम इंपोर्ट करता है, आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी करेंगे, ठीक है। तो जो इंडो US डील हुई थी न्यूक्लियर ये फ्यूल से रिलेटेड, वो यही हुई थी। तो 22 में से जो 14 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो IAEA के निगरानी में है, बिकॉज उनमें जो यूरेनियम आ रहा है वो हम बाहर से ले रहे हैं। बाकी जो है 6 और 2 8 वो हमारे नियंत्रण में, उसमें इनकी देखरेख नहीं होती क्योंकि उनमें हम बाहर वाला यूरेनियम यूज नहीं करते। देखते हैं तो कि भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं कि ये सेकंड, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का, बाहर वाले जो रिएक्टर जो बाहरी यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हैं उनका IAEA मॉनिटरिंग करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके बी। तो ये कुछ आपके साइंस से रिलेटेड, ज़्यादातर तो बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिनकी हमने चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।